गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके अंदर हमने पीछे क्लास में पढ़ा था इसमें कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव के बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें डी ब्रोगली का सिद्धांत, डी ब्रोगली की थ्योरी। ठीक है, डी ब्रोगली वो इसमें साइंटिस्ट का नाम है, और डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत में क्या बताया वो देखें। डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत में कहा कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण कि जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो ड्यूअल नेचर शो करती हैं, यानी पार्टिकल और वेव दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं या दोनों के रूप में पाई जाती हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो मूविंग पार्टिकल या सूक्ष्म गतिशील कण और तरंग दोनों के रूप में पाए जा सकते हैं। डी ब्रोगली ने ऐसा बताया। डी ब्रोगली के सिद्धांत से पहले ये सिद्ध हो चुका था कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनकी ड्यूअल नेचर या दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात वे कण और तरंग दोनों के रूप में पाई जाती है। फिर डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों रूप में पाई जाती हैं, पार्टिकल और कण के रूप में, पार्टिकल और वेव के रूप में, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कण और तरंग दोनों रूप में पाए जा सकते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कण के रूप में होते हैं, पार्टिकल के रूप में होते हैं, तब उनका वेव नेचर या तरंगीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंग के रूप में होते हैं तो उनका पार्टिकल नेचर या कणीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। ये पार्टिकल नेचर है और ये वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए दो कंडीशन बन रही है, एक और दो। एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण है उसके अंदर 90% क्या है, पार्टिकल नेचर है, और 10% क्या है, वेव नेचर है। तो बताओ रिजल्ट क्या निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन इस समय जब उसके अंदर 90% पार्टिकल्स नेचर हो और 10% वेव नेचर हो, तब वो किसके रूप में पाया जाएगा, पार्टिकल के रूप में पाया जाएगा। वेव नेचर उसका शो नहीं होगा, क्योंकि वेव नेचर के ऊपर क्या प्रभावी है, डोमिनेंट क्या है, पार्टिकल नेचर है। दूसरी कंडीशन बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक समय तो ये था, किसी दूसरे टाइम में इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर हो गया 30% और वेव नेचर है वो बढ़ के हो गया 70%। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन किस रूप में पाया जाएगा इस टाइम, ऐसा होने पे इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव के रूप में पाया जाता है, अर्थात अब उसके पार्टिकल नेचर है वो प्रदर्शित नहीं होंगे क्योंकि ये कम मात्रा में है, और इनके ऊपर जो वेव नेचर वाले जो गुण है वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेट हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, और इस समय इलेक्ट्रॉन्स है वेव के रूप में पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कण होते हैं उन सभी के अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं, पार्टिकल और वेव वाले, लेकिन प्रदर्शित वही होते हैं जिसकी परसेंटेज मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये नहीं होता कि 100%, ना तो किसी के अंदर 100% पार्टिकल नेचर होती है, ना ही किसी की 100% वेव होती है। पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल के रूप में शो होगा, वेव वाले परसेंटेज ज़्यादा होंगे तो वो वेव के रूप में दिखाई देता है। ये बताया था डी ब्रोगली ने। इतना बताने के बाद में डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत दिया था, अपने एक समीकरण दी थी, वो किस प्रकार से दी थी वो देखें। इसके बाद में डी ब्रोगली ने ये बताया कि पार्टिकल वाले जो गुण होते हैं ना, पार्टिकल प्रॉपर्टीज के रूप में आ जाएगा, जैसे कि पार्टिकल का द्रव्यमान होता है, पार्टिकल का वेग होता है, और वेव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेव प्रॉपर्टीज में अगर जैसे वेव लेंथ होगी और जैसे फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है, तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, पार्टिकल का द्रव्यमान होता है, पार्टिकल का क्या होता है, वेग या वेलोसिटी होती है। उसके बाद में देखें, उसके बाद डी ब्रोगली ने क्या किया कि डी ब्रोगली ने अपनी समीकरण देने के लिए किसका यूज किया कि डी ब्रोगली ने प्लांक की समीकरण, जो कि
वेव के लिए दी गई थी और आइंस्टीन की समीकरण जो कि पार्टिकल के लिए दी गई थी। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी सूक्ष्म गतिशील कण है, वो तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार कर ही रहा है, तो प्लांक की तरंग के लिए दी गई आइंस्टीन समीकरण में प्लांक समीकरण की ऊर्जा यानी तरंग की ऊर्जा, सॉरी, आइंस्टीन ने दी थी इसमें पार्टिकल की एनर्जी। तो आइंस्टीन की द्वारा दी गई पार्टिकल की एनर्जी और प्लांक के द्वारा दी गई वेव की एनर्जी एक दूसरे के इक्वल या तुल्य होनी चाहिए। ये लाइन लिखनी है कि डी ब्रोगली ने बताया कि प्लांक समीकरण के वेव के लिए दी गई एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू तथा आइंस्टीन की पार्टिकल के लिए दी गई एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कण होता है वो यदि वेव के रूप में होगा तो उसकी एनर्जी ये हो जाएगी और पार्टिकल के रूप में हो जाएगा तो इसकी एनर्जी ये हो जाएगी। ये दी गई थी उसने। एक इसको प्रदर्शित करती है प्लांक वाली समीकरण है, वो वेव नेचर के लिए दी गई थी, क्योंकि प्लांक ने तो यही मान लिया था कि वेव नेचर होती है, तरंग कण पर वाली प्रकृति होती नहीं है। और आइंस्टीन ने क्या मान लिया कि पार्टिकल नेचर होती है, वेव नेचर होती नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी नेचर मान के अपनी अपनी एनर्जी दे दी। प्लांक ने वेव नेचर मान के वेव की एनर्जी दी है और आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर मान करके पार्टिकल की एनर्जी दी है। उसके बाद में डी ब्रोगली आया था। डी ब्रोगली ने कहा कि पार्टिकल से वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में होगा तो इसकी एनर्जी दोनों एनर्जी एक दूसरे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा था। उसमें आएगा, उसके बाद में आएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऊर्जा एक दूसरे के बराबर, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे, दोनों ये भी ई के इक्वल है, ये भी इक्वल के इक्वल है, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये बनेगी अपनी एम सी स्क्वायर, थर्ड नंबर समीकरण। उसके बाद में देखें थर्ड नंबर समीकरण में चेंज क्या होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर समीकरण में चेंज रहेगा तो देखें ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, साइड में लिखेंगे आप, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, सी अपॉन में लैम्डा की इक्वल होगी। तो समीकरण नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी म्यू की जगह सी अपॉन में लैम्डा रखेंगे, एच इंटू सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू सी। अब देखो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, सी यदि इस साइड ले जाएंगे नीचे लिखे देंगे, सी से ये वाला सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे इस साइड लिख दें एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा। ये बन गई अपनी 4 नंबर समीकरण। चेंज ये किया, एम सी इस साइड लिख दिया बराबर के, और एच न्यू को इस साइड लिख दिया, और कुछ चेंज नहीं किया इसमें, हो गया इतना। उसके बाद में देखें उसके बाद में इसमें ये लिखा जाएगा कि इस समीकरण में क्या क्या है वो देखने अपने को, एम सी एच और लेमडा। लेमडा तो सबसे पहले आएगा कि वेवलेंथ है, एच के लिए आएगा कि ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी के लिए आता है इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू रहेगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और एम रहेगा यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल। आगे समझ में। उसके बाद में ये 4 नंबर समीकरण में जो चेंज रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे प्रकाश का कोई कण है, प्रकाश के कण के लिए c का जो मान है वो वही रहता है जो कि एक सामान्य कण के लिए v होता है। तो सामान्य कण का वेग v लिखा जाएगा, तो प्रकाश के कण का वेग क्या होता है, c होता है। ये हमने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विकिरण मान करके उस हिसाब से दिया था हमने mc। यदि यहाँ पे क्या कोई सामान्य कण हो तो सामान्य कण के लिए c क्या वेलोसिटी है, सामान्य कण के लिए वेलोसिटी है वो v से लिखी जाएगी। तो c को हम v से चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि v भी वेलोसिटी है नॉर्मल पार्टिकल के लिए, c भी वेलोसिटी है लाइट के पार्टिकल के लिए। तो ये हो जाएगा अपना h अपॉन में लैम्डा। समीकरण नंबर बन गई 5। 5 और 6, 4 और 5 में कोई चेंज नहीं है, केवल c की जगह हमने क्या लिखा है, v लिखा है इसमें।
ठीक है, ये बन गई इसकी 5 नंबर समीकरण। उसके बाद में चेंज देखे इसमें क्या आएगा, समीकरण नंबर 5 में क्या होगा। समीकरण नंबर 5 के अंदर ये लिखा जाएगा, एम किसको बता रहा है, द्रव्यमान को बता रहा है। ऐसे इसमें आता है कि समीकरण नंबर 5 है, इसी को हम डी ब्रोगली की समीकरण बोल देंगे। एम क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, मास, इनटू में वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इज इक्वल टू एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। वर्ड्स के रूप में लिख लिया इसको। अब देखें इसमें मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, मोमेंटम, मोमेंटम। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग हो जाएगा, ये एच प्लांक कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगी, मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का होता है, और वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है। अब यदि हम इसको एच को हटा दें तो क्या बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो किया हमने, और उसके बाद में हमने मोमेंटम के लिए क्या लिखा है, मोमेंटम को हम एक साथ में पी से लिख देंगे, संवेग पी इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग पी होते हैं, पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम भी रहेगा। पी समानुपाती 1 में लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा लिख दिया। अब समानुपाती को हटाने के लिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एच लगा दिया। तो अब ये वाले समीकरण है ना, ये वाली समीकरण 5 है, वो भी डी ब्रोगली की समीकरण कहलाएगी, और ये समीकरण नंबर 6 है, वो भी डी ब्रोगली की समीकरण कहलाएगी। यहाँ पे आएगा समीकरण नंबर 5 और 6 दोनों ही डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली समीकरण कहलाती हैं। क्या इसमें समीकरण नंबर 6 के अनुसार, समीकरण नंबर 6 के अनुसार किसी सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग उस कण से संबंधित, कोई भी कण है, पार्टिकल से गति कर रहा है, गति कर रहा है कण के रूप में, तो उसके साथ में उसकी तरंग भी क्या करती है, गति करती है, और कण से ये तरंग क्या कहलाएगी, इस कण से संबंधित तरंग है ये। तो इसमें आएगा कि डी ब्रोगली की समीकरण के अनुसार, या समीकरण नंबर 6 के अनुसार किसी सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग उस कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां प्लांक कांस्टेंट एच उसका समानुपाती स्थिरांक रहेगा। ठीक है, एच तो समानुपाती में इसलिए इसका नाम आएगा समानुपाती स्थिरांक। तो इसकी समीकरण का एक बार फिर से सुनेंगे कि समीकरण नंबर 6 के अनुसार, या समीकरण नंबर या फिर डी ब्रोगली की समीकरण के अनुसार किसी सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग उस कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां प्लांक कांस्टेंट एच उसका समानुपाती स्थिरांक होगा। और इसमें आएगा कि सूक्ष्म गतिशील कण से संबंधित तरंग को उसकी डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। किसी सूक्ष्म गतिशील कण से संबंधित तरंग को उसकी डी ब्रोगली तरंग कहा जाएगा। और समीकरण नंबर 6 के अंदर जो ये लेमडा है वो क्या कहलाएगी, डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो ये सब क्वेश्चन आए कि डी ब्रोगली, ये डी ब्रोगली की तरंग क्या होती है और डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, किसी सूक्ष्म गतिशील कण से संबंधित तरंग को डी ब्रोगली की तरंग कहेंगे, और इस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है उसको कहेंगे डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य। और इस समीकरण को हम डी ब्रोगली समीकरण भी बोल सकते हैं, और इसके साथ में डी ब्रोगली की तरंग समीकरण भी बोल सकते हैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो ये समीकरण डी ब्रोगली की समीकरण भी यही है, और डी ब्रोगली की जो तरंग समीकरण है वो भी क्या रहेगी, ये रहेगी। तो इसका नाम ये भी हो सकता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ठीक है, ये रहा इसमें डी ब्रोगली की समीकरण, या डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो यही रहेगा। एक और है सिद्धांत इसके अंदर, देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। डी ब्रोगली वाले के बाद में नेक्स्ट रहेगा आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।
हिंदी में रहेगा इसका नाम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग इसमें साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम रहेगा इसका, पूरे नाम में इसको क्या लिखेंगे हम, इसमें साइंटिस्ट है हाइजेनबर्ग, इसका पूरा नाम रहेगा वर्नर हाइजेनबर्ग। ये रहेगी इसकी फुल फॉर्म वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत में सिर्फ इसने एक ही बात बताई थी, वो रहेगी किसी भी एक ही समय पर, किसी क्षण या बोले किसी भी एक ही समय पर किसी कण की स्थिति और उस कण के संवेग को एक साथ सही सही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि हम उस कण की स्थिति को सही सही ज्ञात करते हैं तो उसकी संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और यदि हम उसके संवेग को सही सही ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि यह सिद्धांत वर्नर हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और इस सिद्धांत के अनुसार एक ही अक्षण पर किसी भी कण की स्थिति और संवेग को सही सही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि हम किसी कण की स्थिति को सही सही ज्ञात करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, तथा यदि उसके संवेग को सही सही ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में इसने अपने एक समीकरण दी थी हाइजेनबर्ग ने, उस समीकरण में इसने क्या बताया कि किसी भी कण, किसी भी अक्षण, किसी कण के स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 पाई के बराबर या इससे अधिक होता है। तो वर्नर हाइजेनबर्ग था, उसने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि किसी एक ही अक्षण पर किसी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, देखिए अक्ष क्या लिखा है, क्योंकि वो पार्टिकल अक्ष डायरेक्शन में गति कर रहा है इसलिए हमने लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है ना, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है। स्थिति तो रहेगी उसकी अक्ष, अनिश्चितता के लिए हमने क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। डेल एक्स के स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी एक्स क्या लिखा है, पी होता है संवेग, संवेग में अनिश्चितता डेल पी। अक्ष क्यों लिखा है, क्योंकि हम डायरेक्शन अक्ष माने तो अक्ष डायरेक्शन में कण का संवेग रहेगा पी अक्ष। यदि हम डायरेक्शन यहाँ पे अक्ष वाई मानते तो इसको क्या करते हैं हम, डेल पी वाई करते, जेड करते तो जेड डायरेक्शन का पी जेड लिखते हैं। h/4 पाई के बराबर के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, या उससे अधिक होता है उसके लिए ये वाला साइन हम यूज किया जाएगा। ये थी वर्नर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की समीकरण। इस समीकरण के अंदर डेल एक्स क्या है, तो इसमें लिखा जाएगा अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, यानी स्थिति में अनिश्चितता को डेल एक्स से लिखेंगे, और डेल पी एक्स क्या है, ये याद रखना, एक्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है, और ये रहेगा अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता, और इन दोनों का गुणनफल किया है, यहाँ पे गुणनफल है वो h/4 पाई के बराबर या इससे अधिक होगा, कम कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को पता है P इक्वल टू क्या, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या हो गया, संवेग हो गया। अब यदि संवेग में अनिश्चितता हो रही है तो इनमें भी अनिश्चितता होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल एम वी। तो बताओ ये डेल एम के आगे भी लगेगा और वी के आगे, दोनों के आगे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान में कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान तो सेम रहेगा इसका, और ये जो डेल है वो किसके आगे लगेगा, वेग के आगे लगेगा। यानी वेग में अनिश्चितता हो सकती है लेकिन द्रव्यमान में अनिश्चितता नहीं होगी। यदि द्रव्यमान में अनिश्चितता होगी तो इसको खोल के लिखते तो होता है ये डेल एम इंटू डेल वी, लेकिन डेल एम नहीं होता, द्रव्यमान में चेंज या अनिश्चितता नहीं होती, तो इसको सीधे एम से ही लिखेंगे। अब इस समीकरण के अंदर हम इसको अक्ष मान रहे हैं तो ये द्रव्यमान तो होगा नहीं कि अक्ष डायरेक्शन हो, वाई हो, जेड हो, तीनों में सेम होता है द्रव्यमान, केवल उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो क्या लिख दिया, वी अक्ष। तो इस समीकरण नंबर, इस वाले समीकरण में हम डेल पी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रखे तो समीकरण बनेगी डेल एक्स इंटू में
स्मॉल एम और यहाँ पे बनेगा डेल वी एक्स। डेल पी एक्स की जगह ये वाला लिख दिया तो यही समीकरण है वो चेंज होके इस प्रकार से बन जाएगी। ये एच है ना वो प्लांक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये भी क्या है कांस्टेंट है, ये वाला बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की समीकरण है वो कहलाते हैं। दोनों ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें ये वाला हो गया। कई बुक्स में इसको आगे भी चेंज करके लिखा हुआ है, एक समीकरण और भी बनाएगी, उसमें एम को इस साइड ले गए, एम यहाँ गुणा में इस साइड में भाग में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू में डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। इस प्रकार से ये वाली भी क्या होगी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की समीकरण है वो कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन यदि इस प्रकार से पूछा जाए आपसे, हो सकता है न्यूमेरिकल में यह है कि स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है, द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग में अनिश्चितता पूछी जाए, संवेग नहीं पूछे, केवल वेग में अनिश्चितता पूछी जाए, तो इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों इस साइड जाएंगे, 4 पाई के गुणा में लिखे जाएंगे। एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है, पाई की पता ही है, 4 है ही, ये दोनों दिए हुए हैं, तो उससे हम वेग में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आए कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स क्या है, 0 है। स्थिति में अनिश्चितता 0 यानी स्थिति एकदम से सही से ही ज्ञात कर ली। डेल एक्स 0 का मतलब कि स्थिति में अनिश्चितता नहीं है, स्थिति एकदम से सही से ही ज्ञात कर ली, तो क्वेश्चन ये आएगा कि उसके संवेग में अनिश्चितता को ज्ञात कीजिए। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या था, यदि स्थिति को सही से ही ज्ञात करेंगे तो संवेग में अनिश्चितता होगी, और संवेग को सही से ही ज्ञात करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी कण की स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो उसके संवेग में अनिश्चितता को ज्ञात कीजिए। जब ये मिनिमम है, स्थिति में अनिश्चितता मिनिमम है, तो संवेग में अनिश्चितता मैक्सिमम रहेगी, और मैक्सिमम कितनी रहेगी, इनफाइनाइट के बराबर रहेगी। तो ऐसा क्वेश्चन आए वो सोल्व नहीं होता न्यूमेरिकल से, उसमें डायरेक्ट क्या आएगा कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो उसके संवेग में अनिश्चितता कितनी रहेगी, तो आंसर आएगा उसका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि स्थिति में संवेग में अनिश्चितता वो क्या रहेगी, अनंत रहेगी। वैसे इससे भी निकाले ना इस फॉर्मूले से, तो ये 0 है, 0 इस साइड जाएगा, तो किसी भी कोई भी संख्या हो उसमें 0 का भाग देंगे तो आंसर इनफाइनाइट आता है। उससे निकाल लो या डायरेक्ट याद रख लो, इनफाइनाइट आएगा। एक में 0 दूसरे में इनफाइनाइट आएगा। यदि संवेग में 0 होता ना, संवेग में अनिश्चितता, तो उस स्थिति में अनिश्चितता वो क्या आती, इनफाइनाइट आती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।